See, we have conducted till now 2 sessions of software engineering. 4 दिन की जो बैच हुई है उसमें 2 दिन हमने कुछ समय के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कवर किया। अब उस दिन भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ऑफ कोर्स आज हम नया भी टॉपिक शुरू करेंगे, वहीं पे नहीं लटक के रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर किस चीज का कलेक्शन है? प्रोग्राम्स का। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आपने वो मेरा प्रीवियस सेशन मिस किया होगा तो शायद डे 2 है वो, जो कुछ भी है उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग का टॉपिक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन है। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से होता है। तो जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, मीनिंगफुल प्रोग्राम, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें अच्छे से पता है। नेक्स्ट चीज जो हमें पता करनी है वो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम सीख रहे वो क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज अगर आपको करना है ना तो वो सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। जैसे आपको यवतमाल से नागपुर जाना है तो आप रैंडम आरा तिरछा कोई भी रोड पकड़ के कितने भी स्पीड से कैसे भी नहीं जा सकते। देयर आर रूल, है ना, कि आपने प्रॉपर कितने के स्पीड से जाना चाहिए, कौन सा रूट आपके लिए सबसे अच्छा है ना, कहाँ पे टोल टैक्स भरना है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड स्लो करना है, कहाँ से वन वे है। ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यस। उसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है, कुछ गाइडलाइंस है। उसके बाद में कुछ सजेशंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, स्टेप्स, गाइडलाइन, सजेशंस, प्रिंसिपल, तो सॉफ्टवेयर अच्छा बनने का और सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, regulations to be followed while developing the software, number of steps to be followed while developing the software, guidelines, suggestions, principles। ये सब चीजें अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त फॉलो करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होने के, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होने के चांसेस बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे। यस, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग दिस मेनी थिंग्स जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें सीखने को मिलता है कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो उन्हीं स्टेप्स को बोला जाता है एसडीएलसी। क्या बोला जाता है? एसडीएलसी। ये आपने आज सीखा, ये उस दिन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बोला ना नई चीजें भी हम सीख रहे हैं। तो एसडीएलसी का लॉन्ग फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज के टेस्ट में क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो क्या आप मुझे बताओगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट। इसमें पहली स्टेप आती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूं व्हाट द कस्टमर वांट्स। कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्टेड है, उसको क्या चाहिए, वो सब चीजें पता करना, यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकंड स्टेप क्या आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में? प्लानिंग। प्लानिंग 4 चीजों का परख करना पड़ता है। सबसे पहला प्लानिंग होता है टाइम का। टाइम के प्लानिंग को शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल का प्लानिंग करना पड़ता है। फिर बजट प्लानिंग करना पड़ता है। बजट टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंस। कॉस्ट, फाइनेंस, उसका प्लानिंग करना पड़ता है। फिर प्लानिंग करना पड़ता है रिसोर्सेस का, कि कौन सी रिसोर्सेस लगेंगे, है ना, प्रिंटर लगेगा क्या, स्कैनर लगेगा क्या, कितने पर्सन्स लगेंगे, प्रोग्रामर्स कितने लगेंगे, है ना, डेटाबेस डेवलपर्स कितने लगेंगे वो। और फिर आता है शेड्यूल, बजट, रिसोर्स और रिस्क। कौन सी चीज आती है? रिस्क। तो प्लानिंग 4 चीजों का करना पड़ता है। शेड्यूल यानी टाइमिंग,
कौन सा मॉड्यूल कब बनेगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सब। बजट, कौन से मॉड्यूल को कितनी कॉस्ट लगेंगी, कितना पैसा खर्चा होगा, प्रॉफिट कितना बचेगा। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस दो टाइप के आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग रिसोर्सेस में आते हैं प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड, है ना, ये सब रिसोर्सेस है नॉन लिविंग। लिविंग रिसोर्सेस में आते हैं नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, नंबर ऑफ डेटाबेस डेवलपर्स, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर ऑफ टेस्टर्स, ये सब लिविंग रिसोर्सेस है। तो रिसोर्सेस दोनों टाइप के लगते हैं। 1 मिनट। और नेक्स्ट आता है रिस्क। रिस्क यानी सॉफ्टवेयर बनाना ये 3-4 महीने की प्रोसेस है, बड़ा सॉफ्टवेयर 1-1 साल लगता है। तो आपको लगता क्या कि ये पूरी चीजें रिस्क फ्री तरीके से बनती होंगी? नो, नहीं, ये बनाते वक्त बहुत सारी रिस्क आती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है, तब जाके कोई सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो वो रिस्क का भी प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सी रिस्क आ सकती है, कौन सी रिस्क आई तो हमने क्या करना चाहिए, व्हाट इज सॉल्यूशन टू द रिस्क, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ये आता है प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद तीसरी स्टेप क्या रहती है? मॉडलिंग। मॉडलिंग। मॉडलिंग के 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप्स आते हैं मॉडल्स में? एनालिसिस मॉडल एंड डिजाइन मॉडल। तो ये आपका तीसरा यूनिट है। एनालिसिस मॉडल कैसे दिखता, डिजाइन मॉडल कैसे दिखता, ये आपका तीसरा यूनिट है। पूरा यूनिट है 60 पेज का, तब पता चलेगा एनालिसिस मॉडल। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मॉडलिंग का यूज क्या है। मॉडलिंग इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को क्या कर रहे हैं हम? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी चीज किस तरीके से समझना आसान है, एल्गोरिदम के फॉर्म में कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में? फ्लो चार्ट। यस, जो चीज डायग्रामेटिकली दिखती है वो समझना आसान होता है। तो आप बोलोगे मॉडलिंग के एग्जांपल्स बताओ सर। फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम जो आपने देखा है, ईआर डायग्राम, रिलेशनल मॉडल आपने देखा है, नेटवर्किंग मॉडल आपने देखा है आरडीबीएमएस में, हायरार्चिकल मॉडल देखा है। ये सब मॉडलिंग के एग्जांपल है। मॉडल इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम। इट मेक्स योर सिस्टम मोर अंडरस्टैंडेबल। एम आई राइट? यस सर। एक एग्जांपल दे देता हूँ ना मॉडलिंग का, चलिए आपको और अच्छा लगेगा। मैं आपको यूज केस डायग्राम बताता हूँ। कौन सी डायग्राम? ये मॉडलिंग का एक डायग्राम है। मुझे आपके कॉलेज के लिए लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाने का काम मिला है 1 लाख रुपए में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहता कि अतुल सर उनके लिए 1 लाख रुपीज में एक लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करने वाला सॉफ्टवेयर बना के दे। ठीक है, मेरे स्कूल में किया है मैंने। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी हमारी, बारकोड वगैरह सब 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 सब। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे रहेगा उसका पहले डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं अपन। ये कौन है? यूजर। यूजर यानी स्टूडेंट। ये थोड़ी डायग्राम बराबर ड्रॉ नहीं हुई, ये यूजर ऐसा ड्रॉ करना पड़ता। और ये कौन है? लाइब्रेरी। यस, लाइब्रेरियन। ये भी डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ती। ठीक है। हाँ, अब यूजर्स क्या कर सकता है? यूजर के पास क्या क्या राइट्स मुझे देना है? यूजर क्या कर सकता है लाइब्रेरी को और अच्छा बनाने के लिए? सजेशन। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, अगर अच्छा स्टैंडर्ड होटल है तो एक आपको आखिरी में फीडबैक लिखने को मिलता है, राइट? कि व्हाट इंप्रूवमेंट डू यू वांट टू सी इन अस। सो सजेशंस दे सकते हैं। तो आप एक आधा फीडबैक का कॉलम छोड़ सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में कि यूजर को फीडबैक लिखने का मौका मिले कि सर इसमें ये चेंजेस होंगे तो और अच्छा होगा। तो ये, लेकिन सजेशन वाला कॉलम देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपका कॉलेज बोलता है कि सर एक सजेशन के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स रखना सर, यूजर अपना सजेशन टाइप करके सबमिट करे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे लाइब्रेरी सिस्टम में क्या लैक्यूना है, ताकि हम तो उसका। और यूजर को क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए अगर ऑनलाइन लाइब्रेरी है तो? सर्च आइटम। उसको जो बुक चाहिए वो सर्च करने की फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए।
एम आई राइट? Yes, sir. उसके बाद में उसको जो बुक चाहिए वो रिक्वेस्ट करने की फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए ऑनलाइन सब। मैं अब मैन्युअली बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है तो ऑनलाइन। जो बुक उसको चाहिए वो उसको रिजर्व करने की ये बदलनी चाहिए। वो बुक उसको फिर ऑनलाइन बुक करने के बाद कॉलेज में जब वो जाएगा तब वो बुक उसके लिए रिजर्व रहना चाहिए। वो बुक उसको मिलना चाहिए, दूसरा कोई लेके नहीं चला जाना चाहिए। और अगर बुक लेट वापस करता है वो बुक, तो उसको ऑनलाइन फाइन भरने की भी फैसिलिटी चाहिए, कैश देने की जरूरत नहीं। इतने सारे ऑप्शन मुझे देना है। ये सब जितने को मैंने रेड से गोल किया, ये सब काम कौन करने वाला है? यूजर। User. अब लाइब्रेरियन को क्या फैसिलिटी चाहिए? नया बुक ऐड करना है तो कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा कि लाइब्रेरियन करेगा? Librarian. यस, कॉलेज में 4 नए बुक आए तो उसकी एडिशन कौन करेगा सॉफ्टवेयर में? लाइब्रेरियन। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं करेगा। आपके लाइब्रेरी में रोज बुक आएंगे तो रोज मैं ऐड करके दूंगा क्या? नहीं, मैं लाइब्रेरियन को समझा दूंगा कैसे ऐड करना है। बराबर है? अगर आप बुक के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो वो बुक इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Librarian. ओके। कुछ नया बुक अब सजेशन में आपने लिखा कि सर या लाइब्रेरियन मैडम जो कुछ भी है, अपने पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत कम बुक है। आई वांट टू मेक अ सजेशन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 10 नए बुक लिए जाए। तो ये सजेशन लाइब्रेरियन के पास आया तो वो नया सजेशन मैनेजमेंट के पास रिक्वेस्ट करने का काम किसका है? लाइब्रेरियन का है। आपका सजेशन लाइब्रेरियन के पास आया, लाइब्रेरियन मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा, एमएसबीटी के पास पहुंचेगा। जब आप एटम देते हो तो एटम लेने का, रिटर्न करने का, ये काम किसका है? लेने का, रिटर्न, लाइब्रेरियन। आपको लगता इस डायग्राम को यूज केस डायग्राम बोलते हैं, यूज केस डायग्राम। आपको लगता नहीं क्या ये डायग्राम देखने के बाद मेरे मन में आइडिया क्लियर हो जाएंगी कि सॉफ्टवेयर में यूजर को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, कौन सी चीजें यूजर के साइड में देना है और कौन सी चीजें लाइब्रेरियन के साइड में देना है? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो आपको लगता नहीं क्या मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज? Yes, sir. अगर मैं यही ओरली बता दूंगा मेरे प्रोग्रामर को कि प्रोग्रामर भाई साहब प्लीज मेक सजेशन, सर्च एटम, रिक्वेस्ट, इन सब चीजों के लिए यूजर को देना इधर, तो वो उसको याद रहेगा या समझेगा क्या टेक्सचुअल फॉर्म में? No. तो डायग्रामेटिक फॉर्म मेक्स योर टास्क इजी, डोंट यू थिंक? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सब्जेक्ट बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। ठीक है, सो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, इट इज कॉल्ड मॉडलिंग। चौथे नंबर की स्टेप क्या है देखते हैं। चौथे नंबर की स्टेप रहती है मॉडलिंग के बाद, क्या रहती है आपको याद है? Programming. कोडिंग। कोडिंग को ही बोला जाता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को ही बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन। ये स्टेप्स है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। इसमें अब हम उस डायग्राम को देख के क्या बनाएंगे? प्रोग्राम्स। बराबर आहे ना? Yes, sir. डायग्राम्स आपण बनवल्या मॉडेलिंग मध्ये, त्याला पाहून आता काय बनवणार? Programs. प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। अब क्या करेंगे जो बना उस चीज को? Test. टेस्ट। अब टेस्ट करने के भी अलग अलग टाइप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम्हाला आठवत असेल तर जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं, पहिलं एग्जाम्पल दिलं, तो हमने बताया था कि आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स है। कौन से मॉड्यूल से एग्जाम्पल देता हूँ। एक मॉड्यूल था ऑनलाइन एडमिशन का, राइट? Yes, sir. स्टूडेंट ने ऑनलाइन एडमिशन करनी चाहिए, उसका एक मॉड्यूल था। सो ऑनलाइन एडमिशन का एक मॉड्यूल था। फिर स्टूडेंट अटेंडेंस का एक मॉड्यूल था, राइट? Yes, sir. स्टूडेंट Yes. फीस का एक मॉड्यूल था। Yes. उसके बाद में स्टूडेंट एग्जाम का एक मॉड्यूल था। फिर टीचर अटेंडेंस का एक मॉड्यूल था। टीचर सैलरी का एक मॉड्यूल्स था। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स थे। डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. अब एक लाइब्रेरी का भी मॉड्यूल ऐड कर दिया आपने। अब आपको लगते क्या कि 7 मॉड्यूल एक साथ बनाने चाहिए कि पहले स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे?
स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप 7 मॉड्यूल बनाइए और फिर वो 7 मॉड्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करिए। जैसे कार बनती है तो एक ही दिन में इंजन, टायर, बॉडी, ड्राइविंग का व्हील, डीजल की टंकी, बराबर है, लाइट्स, बैटरी एक ही दिन में बनती होंगी क्या? नहीं बनती ना? नो। नहीं। टायर बनाने का काम एमआरएफ को दिया जाता होगा, बैटरी बनाने का काम एक्साइड को दिया जाता होगा, म्यूजिक सिस्टम बनाने का काम सोनी को दिया गया होगा, या हरमन भी बहुत चलता है गाड़ियों में, हरमन का म्यूजिक सिस्टम, बराबर है। उसके बाद में कुशन बनाने का काम जो भी क्या डनलप है, क्या कौन सी गद्दियों के आते हैं ना कुछ ऐड, उनको दिया गया होगा, है ना। उसके बाद में मैटिन बनाने का काम किसी और को मिला होगा, बॉडी खुद के यहाँ पे बनी होगी, इंजन खुद के यहाँ पे बना होगा। मतलब कार भी बनती है तो एट ए टाइम बनती है कि मॉड्यूल्स में बनती है? मॉड्यूल्स में बनती मॉड्यूल्स। है। और फिर कस्टमर को देंगे तो टायर अलग, म्यूजिक सिस्टम अलग, ऐसे देंगे क्या कि ज्वाइन करके देंगे? मर्ज करके देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ है, मॉड्यूल 7 बनाए गए हैं, उसके लिए 7 प्रोग्रामर्स लगे होंगे। पहला मॉड्यूल पहले प्रोग्रामर को दिया, दूसरा मॉड्यूल दूसरे 7 अलग अलग लोगों को ये 7 मॉड्यूल दिए गए होंगे। लेकिन जब सातों के मॉड्यूल्स बन जाएंगे तब उनको एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज। अब आप बोलोगे फिर कस्टमर यूज कैसे करेंगे, वो बताता हूं ना मैं। हम ऐसा मेन्यू वाली स्क्रीन देंगे कस्टमर को, मेन्यू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे मेन्यू ओपन होंगे। पहला मेन्यू रहेगा ऑनलाइन एडमिशन, दूसरा मेन्यू रहेगा स्टूडेंट अटेंडेंस, तीसरा मेन्यू रहेगा स्टूडेंट फीस। यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मॉड्यूल खुलेगा, यहाँ पे क्लिक किया तो समझ में आ रहा है कि हम यूजर को कैसे अटैच करके देंगे? यस सर। हाँ, तो ये सब हम अटैच करके देंगे। तो अब टेस्टिंग में क्या होता है, मैंने अभी अभी कितने मॉड्यूल्स बताए थे आपके कॉलेज के लिए? 7 बताए ना? यस सर। तो टेस्टिंग का पहला टाइप होता है यूनिट टेस्टिंग। कौन सा टेस्ट? यूनिट टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है पता है क्या? 7 मॉड्यूल को सेपरेट चेक किया जाता है। पहले मॉड्यूल को सेपरेटली रन करके टेस्ट करिए, दूसरे 1 मिनट। कट लो। सो यूनिट टेस्ट में क्या होगा, सातों मॉड्यूल को एक साथ चेक किया जाएगा कि सेपरेट सेपरेट? सेपरेट। जसं सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगला तुम्हाला 6 युनिट आहे, तर मी पहिल्याच वेळेस 6 युनिटची कंबाईन टेस्ट घेऊ की पहिले युनिट 1 मग युनिट 2 असं घ्यायला पाहिजे? हाँ, तो मैंने पहले कंबाइंड टेस्ट लेनी चाहिए कि यूनिट टेस्ट? यूनिट टेस्ट। बस सेम टेस्टिंग सातों मॉड्यूल का एक साथ होना चाहिए कि सातों मॉड्यूल का सेपरेट? सेपरेट। जब सातों मॉड्यूल का सेपरेट जब आपका सक्सेस हो जाएगा ना, तब आपने कंबाइंड टेस्ट लेनी चाहिए, और उस कंबाइंड टेस्ट को इंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। कौन सा? इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट में क्या किया जाता है पता है क्या? सातों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं और फिर टेस्ट किया जाता है कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के बाद वो काम कर रहे हैं। अब मैंने 6 टेस्ट ले लिए आपके यूनिट। अब मैंने 6 टेस्ट लेने के बाद, रिवीजन होने के बाद, एक कंबाइंड टेस्ट लेनी चाहिए पूरे 6 चैप्टर पे, राइट? यस सर। उसको कौन सी टेस्ट बोलेंगे? सेमेस्टर। इंटीग्रेशन टेस्ट। कौन सी टेस्ट? इंटीग्रेशन टेस्ट। हाँ, तो सॉफ्टवेयर में हर मॉड्यूल को सेपरेट चेक करना। कौन सी टेस्ट? यूनिट टेस्ट। और पूरे 7 मॉड्यूल एक दूसरे का ज्वाइन होने के बाद टेस्ट करेंगे। कौन सी टेस्ट? इंटीग्रेशन टेस्ट। और टाइप है, मतलब देखो ना टेस्टिंग भी कितने करने पड़ते हैं। अब क्या होता है पता है क्या? ये अपनी कंपनी है, दिशा कंप्यूटर्स। अब आपके कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो मैंने कॉलेज के 4 टीचर्स लोगों को बुलाया, प्रिंसिपल को, 2 टीचर को, एक क्लर्क को बुलाया। दिशा कंप्यूटर्स में 12 कंप्यूटर की एक लैब है, उस 12 कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दिया, और मैं भी वहां बैठा ही हूँ। और मैं ये 4 लोगों को बोल रहा हूँ कि सर थोड़ा यूज करके तो देखिए, सॉफ्टवेयर सही बना के आपको समझ में आ रहा है क्या? जहां गलतियां हो रही मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। ये अल्फा टेस्ट है। कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट है? अल्फा टेस्ट। अल्फा टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखिए। मैं यूजर के पास गया कि यूजर को मेरे पास बुलाया?
युजर को यस, जे आपले कस्टमर्स होते ना त्यांना मी आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये बोलवून घेतलं. तो बेसिकली कस्टमर कम टू द डेवलपर साइड. ओके, अब कस्टमर अपने मन से टेस्ट कर रहा है कि अंडर माय गाइडेंस टेस्ट कर रहा है? अंडर गाइडेंस. यस, डेवलपर की गाइडेंस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि सर ये मॉड्यूल को ऐसा टेस्ट करिए, यहाँ ये वैल्यू इनपुट देके देखिए, बराबर, ये प्रोग्राम ऐसा रन करके देखिए, ऐसा मैं उनको बता रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड. 8 वाजता फोन करू का अस्मिता मॅडम? हेलो. सो ऐसा मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? अल्फा टेस्ट. अल्फा. हाँ, अल्फा टेस्ट अगर सक्सेस हो गया, कस्टमर ने अल्फा टेस्ट के बाद बोला कि सर वी आर सेटिस्फाइड, और मुझे भी लगा कि अल्फा टेस्ट तो एकदम बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं गई, तो नेक्स्ट स्टेज रहता है बीटा टेस्ट. कौन सा टेस्ट? बीटा टेस्ट. बीटा टेस्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ. बीटा टेस्ट में होता है कि अब मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाऊंगा, मेरा सॉफ्टवेयर वहां इंस्टॉल करके दे दूंगा 10-12 मशीन पे, और घर पे वापस चला आऊंगा, और उनको 15 दिन का या 10 दिन का पीरियड दूंगा. 10 दिन उनको बोलूंगा कि तुम तुम्हारे मन से रन करके देखो, मेरा कोई गाइडेंस नहीं रहेगा, मेरा कोई सजेशंस नहीं रहेगा, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. अब आप ही सोचिए, डेवलपर साइड पे काम हो रहा है कि कस्टमर साइड पे? कस्टमर साइड. कस्टमर. अंडर डेवलपर कंट्रोल हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हो रहा है? इंडिपेंडेंटली. तो इसको बीटा टेस्ट बोलते हैं. कौन सा टेस्ट? बीटा टेस्ट. यस, बीटा टेस्ट इज अ लाइव टेस्टिंग, जहाँ यूजर टेस्ट करता है. यहाँ पे भी काम खत्म नहीं होता. फिर आता सिस्टम टेस्टिंग. कौन सा टेस्टिंग? सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है पता है? कि आप सब कुछ सही आहे, असंही होऊ शकते ना, गाडी खूपच छान आहे, गाडीत काहीच प्रॉब्लेम नाही, कार छान बनली एकदा, पण रोडच खूप खराब आहे, ती गाडी चालवता चालवताच खड्ड्यात चालली गेली, डायरेक्ट पहिल्याच दिवशी ऍक्सिडेंट, गाडी बंद. हो सकता ना ऐसा? यस सर. तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना, लेकिन आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीसी इतने पुराने हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर उस पे चल ही नहीं रहा. होऊ शकतो की नाही? यस यस होऊ शकतो. इथून 10 वर्ष आधीचा जो मोबाईल आहे छोटासा, बरोबर आहे, स्मार्टफोनच पकडा, पण एकदमच 512 MB रॅम वाला, त्याच्यावर पबजी चालणार का? नो. मग पबजीला शिव्या देऊन काही फायदा आहे का? चालत नाही म्हणून? नहीं सर. बहुत बार क्या होता, सॉफ्टवेयर सही रहता, लेकिन कस्टमर का जो सिस्टम है, उनका जो एनवायरमेंट है, वो इतना पावरफुल नहीं रहता कि आप अपना सॉफ्टवेयर उस पे काम कर सके. नहीं लगता कि आपको ये पॉसिबिलिटी है? यस सर. Yes, sir. तो वो चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग के 5 सब टाइप होते हैं. कितने? 5. इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग आता है, बहुत सारे टेस्टिंग आते हैं. तो इतने सारे टेस्ट में आपका प्रोडक्ट गुजरता है. प्रत्येक मॉड्यूलला सेपरेट चेक करणे म्हणजे युनिट टेस्ट. युनिट टेस्ट. सेपरेट 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 7ही चांगले रन झाले, मग आता त्यांना कंबाइन करून चेक करणे म्हणजे इंटीग्रेटेड. ओके, वो भी सक्सेस हो गया. अब कस्टमर को अपने यहाँ बुलाना और अपने कंट्रोल में उसको समझा समझा के टेस्ट करवाना, यानी अल्फा टेस्ट. उसके बाद में वो भी सक्सेस हो जाए तो अब कस्टमर के साइड पे ही इंस्टॉल करके देना, उसको बोलना तू तेरी यहाँ पे टेस्ट कर, अब मेरा कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा. वो बीटा टेस्ट. बीटा टेस्ट. और पूरा एनवायरमेंट जो होता है डेवलपर का, कस्टमर का सॉरी, वहां पे कैसे कंप्यूटर्स है, वहां पॉसिबल है नहीं है, क्या अपग्रेड करना पड़ता है, ये कौन सा टेस्टिंग हो गया? सिस्टम टेस्टिंग. जब एक सॉफ्टवेयर इतने सारे टेस्टिंग में से सक्सेसफुली गुजरता है, तब वो डिलीवर करने के लायक बन जाता है. राइट? ये होती है 5वीं स्टेप. इस सेमेस्टर में आपको ये 5वें स्टेप के ऊपर एक यूनिट है. अगले सेमेस्टर में आपको ये 5वें स्टेप के ऊपर एक सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. 6ठी और आखिरी स्टेप डिप्लॉयमेंट. कौन सी स्टेप? डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में 3 पार्ट आता है. पहला पार्ट आता है प्रोडक्ट का डिलीवरी. दूसरा पार्ट आता है, उसको सपोर्ट या ट्रेनिंग बोला जाता है. प्रोडक्ट डिलिव्हर करून दिल्यावर कसं वापरायचं त्याचं ट्रेनिंग द्यावं लागणार की नाही? यस सर. हा,
सो उसको ही सपोर्ट फेज भी बोलते हैं। तो ट्रेनिंग मत बोलिएगा, सपोर्ट बोलिएगा, स्टँडर्ड नेम सपोर्ट है। आणि मग कस्टमरचे सॅटिस्फॅक्शन चेक करायसाठी फीडबॅक फीडबॅक। आता जर तुम्हाला मी एकदम ऍक्युरेटली सांगतो म्हटलं ना, तर चौथी आणि पाचवी स्टेप वेगवेगळी नाही मोजल्या जात, त्याला कोडिंग अँड टेस्टिंग म्हटलं जाते। काय म्हटलं जाते? कोडिंग अँड टेस्टिंग। टेस्टिंग। तो इन दैट केस 5 स्टेप बनती है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 7:35 तक इसको वाइंड अप करेंगे, तो जो बताया उसको शॉर्ट में रिव्यू करता हूँ। सॉफ्टवेयर कशाचं कलेक्शन्स आहे? प्रोग्राम्स। जैसे कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ऑनलाइन एडमिशन के लिए, मुझे दूसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए, मुझे तीसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट के फी कैलकुलेशन के लिए, रिसिप्ट जनरेशन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मुझे और एक लिखना पड़ेगा स्टूडेंट के एग्जाम रिलेटेड, मार्क्स रिलेटेड के लिए, फिर टीचर के सैलरी के लिए। ऐसे 7-8 प्रोग्राम जब मैं लिखूंगा, उसको एक साथ जोड़ूंगा, तब सॉफ्टवेयर बनेगा। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जरूरी नहीं कि सातों के सातों काम अतुल सर करे, 7 काम है, 7 मॉड्यूल है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस में हम नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स भी कितने लेंगे? 7। एक सिंपल बात बताता हूँ, टेस्ट मैच और T20 क्रिकेट मैच दोनों का डिफरेंस समझ में आता है क्या? यस सर। टेस्ट मैच में 5 दिन मैच चलती है, राइट? यस। और हर दिन 90 ओवर रहते हैं, मतलब 5 दिन में कितने ओवर हो गए? 450। 450। T20 में सिर्फ 20-20 ओवर की मैच रहती, राइट? यस। इसमें आप लंबा बैटिंग ऑर्डर खिलाओगे, मतलब 11 लोगों में से अच्छे खासे 7 बैट्समैन होने चाहिए। कहाँ ट्राई करोगे आप? टेस्ट में। टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्बिनेशन जाएगा 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और 4 बॉलर। एम आई राइट? यस। तो विकेट कीपर जनरली गुड बैट्समैन होता ही है, जैसे अपना ऋषभ पंत है। तो टोटल कितने बैट्समैन खिला रहे आप? 7। क्योंकि आपको पता है मुझे 90 ओवर 450 ओवर की पूरी मैच है, मुझे बहुत सारे ओवर बैटिंग करना है, तो मैं नंबर ऑफ बैट्समैन थोड़े ज्यादा खिलाऊंगा। एम आई राइट? यस। भाई T20 20 ओवर का होता है, मुझे पता है 7 बैट्समैन खिला के शायद ऐसा हो जाए कि आखिरी 2 बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आई, राइट? यस। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 एकदम प्योर बैट्समैन खिलाओ, एखादा ऑलराउंडर खिलाओ हार्दिक पांड्या जैसा, एखादा विकेट कीपर खिलाओ और 4 बॉलर। मतलब अब मेरे लिए कितने बैट्समैन इनफ है? 5। क्योंकि मुझे पता है मैं 7 बैट्समैन लेके कुछ फायदा नहीं, शायद सातों की बैटिंग कभी आएंगी ही नहीं, राइट? यस। हाँ, मतलब मुझे वही बोलना है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में 7-8 मॉड्यूल है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो 2-4 प्रोग्रामर लेके काम करोगे कि 6-7 प्रोग्रामर लेने पड़ेंगे? 6। तो हर प्रोग्रामर को एक एक मॉड्यूल दीजिएगा सेपरेट। ओके, उनके काम एक दूसरे के साथ मर्ज मत करिएगा, उससे भी अपने को समझ में आता है कि कितने प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये उतने प्रोग्राम्स लिखने के लिए फिर उतने प्रोग्रामर्स भी अपने को लगेंगे। ये था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने में कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। पता है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरह से बनना चाहिए कि डिसेबल पर्सन भी उसको हैंडल कर पाए, नहीं तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं होता वो सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज में आपको पता है कुछ ऐसे कीज दिए होते हैं कि अगर कोई पर्सन एक हाथ से हैंडीकैप है तो भी वो अपना विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाए, ऐसे कुछ फीचर्स उसमें इनेबल किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए SDLC में 5 स्टेप होती है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कुछ गाइडलाइंस होती है, सजेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सब चीजों को सीखना, यानी कौन सा सब्जेक्ट सीखना? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना। अब SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल। तो आपको ये डेफिनेशन आज पता चली, प्रीवियस 2 सेशंस में नहीं हुई थी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 5 स्टेप आती है। कस्टमर को क्या चाहिए वो पता करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो चाहिए वो कैसे बनाएंगे, उसको कितना टाइम लगेगा यानी शेड्यूल, कितना कॉस्ट लगेगा यानी बजट, कितने लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेस लगेंगे, बनाते वक्त क्या रिस्क आ सकते हैं, रिस्क को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब प्लानिंग में आता है।
फिर आता है मॉडलिंग. मॉडलिंग इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम. और सच में डायग्राम से कितना काम आसान होता है इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए एक डायग्राम दिखा के. चौथे में 2 स्टेप एक साथ आ जाती है, कोडिंग एंड Implementation. इसमें पहले कोडिंग किया जाता है और बाद में टेस्टिंग. तो टेस्टिंग में हर मॉड्यूल को सेपरेट चेक करना यानी यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट. पूरे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ अटैच करने के बाद पूरी की पूरी कार एट ए टाइम टेस्ट करना यानी इंटीग्रेशन. यस. फिर वो कार कस्टमर के घर पे लेके जाना, अपन भी बैठना कार में और अपने गाइडेंस के अंदर में कस्टमर को कार चलाने के लिए बोलना, दैट इज अल्फा टेस्ट. अल्फा टेस्ट. फिर वो कार कस्टमर को ही दे देना, बोलना 10 दिन अपने मन से चला के देख, मैं देखने के भी लिए भी नहीं आऊंगा, एक्सीडेंट हो गया तो भी चलता. वो कौन सा टेस्ट? बीटा टेस्ट. बीटा टेस्ट. और बाद में सिस्टम टेस्ट. इतने टेस्ट में से आपका सॉफ्टवेयर सही सलामत गुजरेगा तो मार्केट में लॉन्च करने के लायक बनेगा. लास्ट स्टेप डिप्लॉयमेंट. प्रोडक्ट को डिलीवर करो. डिलीवर करने के बाद उसको कैसे यूज करना उसका सपोर्ट और ट्रेनिंग करो. और बाद में कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं ये पता करने के लिए फीडबैक. तो अब आपका सब्जेक्ट किस तरह से डिवाइडेड है? तो ये जो फेजेस है ये हर फेज के लिए लगभग एक यूनिट है. ऐसे 6 यूनिट है. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. ठीक है, 6 यूनिट. और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. वो ये चौथे यूनिट का डिटेल रिप्रेजेंटेशन रहेगा. ठीक है. अब आपको ये जो चीजें मैंने बताई, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा आगे जाके कि रिस्क का प्लानिंग कैसे करते हैं, रिसोर्सेस का प्लानिंग कैसे करते हैं, बजट कैलकुलेट कैसे होता है, उसके मैथमेटिकल फार्मूलेज है, शेड्यूल कैसे करते हैं, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं, 15-20 टाइप के डायग्राम, ये यूनिट टेस्ट कैसा करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट कैसा किया जाता है, अल्फा बीटा टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, डिप्लॉयमेंट डिलीवरी के क्या रूल्स है. डिलीवरी में रूल है कि कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे तो उसके साथ यूजर एग्रीमेंट दो, लाइसेंस दो, ट्यूटोरियल्स दो, यूजर मैनुअल दो. यूजर मैनुअल की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए यहाँ से सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में. फिर ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, सपोर्ट फेज कैसे होना चाहिए, फीडबैक कैसा होना चाहिए, फीडबैक में कौन से क्वेश्चंस रहने चाहिए. इतना ही डिटेल में ये सब्जेक्ट है. ऑनेस्टली बताइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अभी तक मैंने 3 सेशन लिए. आपको समझ में आ रहा है क्या व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट? Yes, sir. Yes, sir. ओके.